1979 का साल था और उसी समय अफ़गानिस्तान को सोवियत यूनियन इन्वेड करता है। जब 1979 में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान को इन्वेड करता है, तो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, सीआईए सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यूएस चाहती है कि अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के प्रभाव को कम कैसे किया जाए और इसकी सहायता के लिए 2 इंटेलिजेंस एजेंसी सामने आती हैं, जिसमें रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई। ये सारे क्या करते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से बच्चों को लाकर मदरसे में रखकर उनको रेडिकल किया जाता है और रेडिकल करने के बाद जब ये बच्चे रेडिकल हो जाते हैं, तो इनको आर्म्स और एम्यूनिशन प्रदान कर अफ़गानिस्तान थिएटर में अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जाता है और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन साइक्लोन नाम दिया जाता है। इसी बीच जो पाकिस्तान की आईएसआई थी, इसने मुजाहिदीन कैंपेन चलाने के लिए बहुत सारे आतंकवादी संगठन बनाए हुए थे, जिसमें से एक था 1980 में बनाया हुआ आईएसआई के द्वारा हरकत उल अंसार। ये हरकत उल अंसार 60% इसके कैडर जो पाकिस्तानी डेसेंट के थे। ये जब हरकत उल अंसार 1980 में बना, तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम था सादतुल्लाह खान और इसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मसूद अजहर और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था साजिद अफगानी और चौथे व्यक्ति का नाम था उमर सईद से। 1980 में हरकत उल अंसार बना, ये भी अफगानिस्तान थिएटर में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने लगा। उसके बाद 1985 में आईएसआई ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था अफगानिस्तान थिएटर में सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, जिसका नाम था मरकाजु दावा वाले इरशाद। यह मरकाजु दावा वाले इरशाद 1989 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाता है, तो इसी का आर्म्ड विंग बनाया जाता है जिसका नाम होता है लश्कर-ए-तैयबा और इसी लश्कर-ए-तैयबा का जो हेड है वही है हाफिज सईद। अफगानिस्तान थिएटर में लड़ने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई एक और ऑर्गेनाइजेशन 1985 में ही बनाती है जिसका नाम होता है हरकत उल मुजाहिदीन। यह हरकत उल मुजाहिदीन जब बनता है तो उसके 90% कैडर पाकिस्तानी डेसेंट के थे और इसका जो को फाउंडर या संस्थापक आप जो भी बोलिए उसका नाम था नसरुल्लाह मंसूर लंगरेयार। जब ये हरकत उल अंसार हरकत उल मुजाहिदीन मरकाजु दावा वाले इरशाद जब अफगानिस्तान थिएटर में लड़ने लगे सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो 1989 में सोवियत यूनियन अपने हाथ खड़े करता है और वापस सोवियत यूनियन चला जाता है। उसके बाद ये जितने भी तंजीम और जितने भी आतंकवादी गतिविधियां बनाने के लिए जो संगठन बनाए गए थे, पाकिस्तान के आईएसआई ने बोला कि इनको अफगानिस्तान थिएटर में लड़ने का एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना इसका प्रयोग भारत के खिलाफ कश्मीर में किया जाए। तो ये जितने भी हरकत उल अंसार हरकत उल मुजाहिदीन मरकाजु दावा इरशाद था जिसका 1989 में ही आर्म्ड विंग बना था, इसका नाम था लश्कर-ए-तैयबा, इसको सबको डाइवर्ट कर दिया जाता है कश्मीर में। इसी कारण 1989 के बाद पूरे कश्मीर में, अब 90 के डेकेड में देखिएगा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड जो होता है और जो पूरी खून की एक नदी हमारे कश्मीर घाटी में बहती है, इसका मेन कारण यही था कि 1989 में जो अफगानिस्तान थिएटर में लड़ने वाले और जो अफगानिस्तान थिएटर में लड़ने वाले पाकिस्तान के जितने भी तंजीम थे, इन सबको पाकिस्तान क्या करती है कि 1989 में डाइवर्ट कर देती है कश्मीर की तरफ। उसके बाद कश्मीर में हरकत उल अंसार हरकत उल मुजाहिदीन लश्कर-ए-तैयबा एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पिटिट करने लगती है। इसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री, जिस पर हम लोग एक सीरीज ही ला रहे हैं और उस पर हम लोगों ने 2-4 वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद जब ये सारे तंजीम कश्मीर में ऑपरेट कर रहे थे, तो जब भी किसी कारण से भारतीय आर्मी ने क्या किया कि इन सबको काउंटर करने के लिए काउंटर अप्रोच मेथड अपनाया और इसके लिए भारत ने काफ़ी एग्रेसिव लेवल पर काउंटर अप्रोच और काउंटर टेररिज्म अप्रोच की है। उसके कारण हुआ क्या कि जो ये लश्कर-ए-तैयबा था, इस पर जब भी गाज गिरता था तो आईएसआई क्या करती थी कि इसके कैडर को उठाकर हरकत उल अंसार में डाल देती थी और भारत के जब आर्मी द्वारा काउंटर टेररिज्म अप्रोच के तहत जब हरकत उल अंसार पर गाज गिरता था, तो आईएसआई क्या करती थी कि हरकत उल अंसार के जितने भी कैडर थे इनको क्या करती थी लश्कर-ए-तैयबा में भेज देती थी। तो यानी इंटरचेंज ये ऑर्गेनाइजेशन तंजीमों में होता रहता था। इसी बीच 1994 के मई के महीने में, माफ कीजिएगा 1993 में, इंडियन आर्मी को बहुत बड़ी सफलता मिली कि जो हरकत उल मुजाहिदीन था उसका जो नेता था नसरुल्लाह मंसूर लंगरेयार, इसको भारतीय आर्मी पकड़ लेती है। उसके साथ हरकत उल अंसार का जो एक और नेता था जिसका नाम था साजिद अफगानी, उसको भी पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद क्योंकि पूरे कश्मीर में 1990 के बाद जो सबसे एग्रेसिव रूप से जो ऑपरेट कर रहा था 2 ऑर्गेनाइजेशन, जो हरकत उल अंसार और हरकत उल मुजाहिदीन, तो नसरुल्लाह मंसूर लंगरेयार और साजिद अफगानी के भारतीय आर्मी के पकड़ने के बाद जब इनको जेल में डाला जाता है, जब इनका इंट्रोगेशन हो जाता है, तो कश्मीर में जो पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा हरकत उल अंसार और हरकत उल मुजाहिदीन द्वारा जो ऑपरेट किया जा रहा था, आतंकवादी गतिविधियां फैलाई जा रही थी, इसमें लगाम लग जाता है। तो पाकिस्तान के आईएसआई चाहती है कि कैसे कर इन दोनों को भारतीय जेल से छुड़ाया जाए। इसका जिम्मा दिया जाता है हरकत उल अंसार का ही एक नेता था जिसका नाम था मसूद अजहर। ये मसूद अजहर को पाकिस्तान की आईएसआई एक फेक पासपोर्ट देकर इसको कराची से ढाका भेजती है, बांग्लादेश की राजधानी। ढाका में कुछ दिनों तक ये ठहरा मसूद अजहर। उसके बाद ये क्या करता है कि ढाका एयरलाइंस के प्लेन पकड़कर ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हमारे दिल्ली में आ जाता है। दिल्ली में आने के बाद ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास जाता है एयरपोर्ट से बाहर। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पर सबसे पहले एक चीज़ समझिए, वहाँ पर ऑफिसर बैठे होते हैं। लोगों को लगता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के नॉर्मल कर्मचारी है, लेकिन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पर जहाँ पर इंटरनेशनल प्लेन आती जाती रहती है, वहाँ पर एक आईबी का भी ऑफिसर होता है। तो जब मसूद अजहर अपना पासपोर्ट लेकर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास जाता है, तो वहाँ पर बैठा अधिकारी बोलता है कि आप देखने में तो, क्योंकि मसूद अजहर के पास जो फेक पासपोर्ट था वो पुर्तगाली पासपोर्ट था और उसका नाम भी पुर्तगाली में था,
तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का जो ऑफिसर होता है वो बोलता है कि आप देखने में तो पुर्तगाली लगते नहीं है। तो वो हंस का जवाब देता है मसूद अजहर कि बिल्कुल मैं पुर्तगाली हूँ, लेकिन जो मेरे माता पिता थे, जो मेरे फादर और मदर हैं, वो गुजराती डेसेंट के हैं और वो लोग शिफ्ट हो गए थे पुर्तगाल और मैं बाई बर्थ पुर्तगाली हूँ। उसके बाद ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से स्टॉप लगाने के बाद ये बाहर आता है। बाहर आने के बाद ये टैक्स लेता है और टैक्स लेने के बाद ये जाता है कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस में ये जाकर जनपद होटल में अपनी चेकिंग करता है। उसके बाद 4 दिनों तक दिल्ली में ठहरने के बाद ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाता है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। वहाँ से एक ट्रेन पकड़ता है मसूद अजहर। ट्रेन पकड़ने के बाद ये जाता है लखनऊ। लखनऊ जाने के बाद अपने कर्मचारियों से मिलने के बाद फिर 4 दिनों के बाद ये लखनऊ से दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद अभी फिर ये चाणक्यपुरी जाता है। चाणक्यपुरी में एक होटल है अशोका होटल, वहाँ पर 4 दिनों तक ठहरता है। अशोका होटल में ठहरने के बाद यह एक व्यक्ति को कॉल करता है जो कश्मीर में था, जिसका नाम था अशरफ डार। अशरफ डार को बोलता है कि मैं मसूद अजहर फेक पासपोर्ट, पुर्तगाली पासपोर्ट आईएसआई की सहायता से बनाकर मैं दिल्ली आ गया हूँ, चाणक्य होटल सॉरी अशोका होटल में ठहरा हुआ हूँ, तुम कुछ भी करो, मुझको कश्मीर ले चलो अभी यहाँ से। तो वो क्या करता है कि गाड़ी लेकर दिल्ली आता है। दिल्ली के बाद मसूद अजहर और ये अशरफ डार था, ये दोनों श्रीनगर जाते हैं। श्रीनगर जाने के बाद श्रीनगर में एक चौक है जिसका नाम है लाल बाजार। लाल बाजार पर मदरसा कासमिया एक मदरसा, तो वहाँ पे ये लोग रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद जो मसूद अजहर था, जिसके साथ एक और व्यक्ति था अशरफ डार, उनके साथ एक और व्यक्ति उस रूम में रहता है जिसका नाम रहता है दोस्तों अमजद बेलार। ये जो अमजद बेलार था, ये हरकतुल मुजाहिदीन का ही आतंकवादी था। तो मसूद अजहर कहता है कि आईएसआई ने मुझको जो काम दिया है कि नसरुल्लाह मंसूर लंगरियार और साजद अफगानी को कैसे करके भारतीय जेल से छुड़ाया जाए, क्योंकि कश्मीर में जो हरकतुल अंसार और हरकतुल मुजाहिदीन का जो ऑपरेशन है वो ठप पड़ा हुआ है और इनको बाहर निकाला जाएगा तो ऑपरेशन अब चलेगा, यानी शुरू किया जाएगा। तो जो ये अमजद बेलार था, जो हरकतुल मुजाहिदीन का ही आतंकवादी था, ये बोलता है कि भारतीय जेल में जो दो जेलों में ये लोग बंद थे, तो वहाँ पर एक मेरा अधिकारी है, कर्मचारी है, जिससे लिंक है मेरा, अगर उससे बात किया जाए तो ये ऐसे चीज़ें हो सकता है, लेकिन हमको श्रीनगर छोड़कर अनंतनाग जाना पड़ेगा। तो फिर ये लोग क्या है कि गाड़ी लेकर मारुति 800 ये लोग श्रीनगर से अनंतनाग जाते हैं। लेकिन उस समय क्योंकि 90 के डेकेड में कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी, उसको लेकर जो इंडियन आर्मी थी काफ़ी एग्रेसिव रूप से चेक पॉइंट बनाकर चेकिंग कर रही थी। तो जब ये गाड़ी से ये लोग अनंतनाग पहुंचे मारुति 800 से, तो उनकी गाड़ी बीच में ही खराब हो गई। अनंतनाग ही पहुंच गए थे, कुछ किलोमीटर पहले इनकी गाड़ी खराब हो गई थी। खराब होने के बाद ये जो अमजद बेलार था कुछ दूर देख ही लेता है कि इंडियन आर्मी की चेकिंग हो रही है, और उसको पता था कि मैं एक आतंकवादी हूँ, हरकतुल मुजाहिदीन का ये आतंकवादी था। तो ये सोचता है कि गाड़ी खोल कर ये भागने लगता है। जैसे पीछे वो भागता है तो इंडियन आर्मी की नजर उस पर जाती है और फिर ये तीनों मसूद अजहर, अशरफ डार और अमजद बेलार तीनों पकड़े जाते हैं और जेल में बंद हो जाते हैं। और जेल में बंद करने के बाद 1994 में इनको जम्मू के कोट बेलार में इनको बंद कर दिया जाता है और फिर इंट्रोगेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए, जो मसूद अजहर का इंट्रोगेशन हो रहा था, ये जो मसूद अजहर पुर्तगाली फेक पासपोर्ट से कराची से ढाका, ढाका से फिर न्यू दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से फिर न्यू दिल्ली से ये श्रीनगर से फिर अनंतनाग, ये जो आया था नसरुल्लाह मंसूर नांगलियार और सदा अफगानी छुड़ाने के लिए खुद ये जेल में बंद। तो 1994 में जब ये जेल में बंद होता है तो रॉ के जो ऑफिसर थे, आईबी के ऑफिसर थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर थे, जब इनका इंट्रोगेशन करते हैं तो मसूद अजहर बार बार एक ही बात को दोहरा रहा था कि आप कुछ भी कर लीजिए, हमको आईएसआई कभी भी भारतीय जेल में बंद होने नहीं देगी, आईएसआई कुछ भी कर लेगी लेकिन हमको छोड़ेगा नहीं। आप लोगों को बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत बुरा मुकदमा आपको मुकदमा नहीं, जो भी आप इसको बोलो। इंट्रोगेशन सेंटर में रॉ के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के और आईबी के ऑफिसर को ये इतना धमकाता था कि, लेकिन मसूद अजहर की ये धमकी को जो हमारे अधिकारी थे, हम लोग जो ऑफिसर थे, ये लोग मजाक में लेते थे, बोलते कि हम लोग इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया है, ऐसे ही फेंक रहा है। उसके बाद 1998 में 4 साल के बाद पाकिस्तान की आईएसआई सोचती है कि जब 2 लोग पहले से ही भारतीय जेल में बंद है, अब 3 लोग बंद हो गए, कैसे कर इन 5 को छुड़ाया जाए। तो उस समय आईएसआई में एक ब्रिगेडियर था, जिस ब्रिगेडियर का नाम था ब्रिगेडियर इम्तियाज। ये क्या करता है कि आईएसआई के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करता है और मीटिंग में ऐसी बात आती है कि हमको क्या करना होगा कि भारतीय एयरक्राफ्ट या भारतीय एयरप्लेन्स कोई भी हमको हाईजैक करना होगा जो पैसेंजर प्लेन हो, और इसको दूसरे कंट्री में, भारतीय भूमि पर नहीं, थर्ड कंट्री में इसको हाईजैक कर पाकिस्तान या अफगानिस्तान लाया जाए, और उनके बदले ये कहा जाए कि आपके पैसेंजर को हम लोग तभी छोड़ेंगे जब आप भारतीय जेल में हमारे जो बंदे बंद हैं उनको आप छोड़िए। पाकिस्तान का जो ये ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर इम्तियाज, इसकी सहायता करने के लिए नेपाल में डिप्टी हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पर पोस्टेड एक अधिकारी था, जिस अधिकारी का नाम था मोहम्मद अरशद चीमा। ये मोहम्मद अरशद चीमा ब्रिगेडियर
इम्तियाज़ को बोलता है कि आप मेरे साथ नेपाल चलिए। नेपाल जाने के बाद ये जो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ था और मोहम्मद अरशद चीमा था, ये दोनों पाकिस्तान एम्बेसी में नेपाल में काठमांडू में मीटिंग कर रहे थे। लेकिन भारतीय एम्बेसी में एक रॉ का अधिकारी उस समय तैनात था जिसका नाम था यूबी सिंह। यूबी सिंह के जितने भी एसेट थे रॉ के, वो पाकिस्तानी एम्बेसी के आसपास थे, और पाकिस्तानी एम्बेसी के आसपास जो रॉ के जितने भी एसेट थे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली जाती है कि ब्रिगेडियर इम्तियाज़ आईएसआई का ऑफिसर ये काठमांडू में पाकिस्तान एम्बेसी में क्या कर रहा है। यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर तो घूमने नहीं आया है, काठमांडू घूमने नहीं आया है, हिंग लेने आया नहीं है, तो करने क्या आया है। यूबी सिंह को जब ये बात पता चलती है, तुमको लगता है कि जरूर ना कोई दाल में काला है। और इसके लिए जो उस समय उनके ऊपर जो अधिकारी थे जिनका नाम था एस तोमर, जिनका नाम था शशि भूषण सिंह तोमर, उनको ये बात बताते हैं कि आप दिल्ली कॉल कीजिए कि ऐसे ऐसे मीटिंग हो रही है, रॉक को हेडक्वार्टर में चीज़ों को पहुंचाइए। लेकिन शशि भूषण सिंह तोमर इतना निठल्ला आदमी निकला कि इसने इस खबर को नज़रअंदाज कर दिया। और नज़रअंदाज करने का सबसे बड़ा घाटा दोस्तों ये होता है कि 25 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की प्लेन्स IC-814 को काठमांडू से हाईजैक कर जो काठमांडू से न्यू दिल्ली आने वाली थी उसको लेकर जाया जाता है अमृतसर। अब जब अमृतसर में जो प्लेन हाईजैक हुई थी तो अमृतसर में ये तो लैंड कर दी, लेकिन उस समय हमारे जो ऑफिसर थे रॉ के, आईबी के, जो भी गवर्नमेंट थी, सबको बात पता था कि हाईजैक हुई है, लेकिन इस पर अगला कदम उठाया क्यों नहीं जाता है जब हमारे पास मौका था। अमृतसर में इसलिए कदम नहीं उठाया जाता है कि उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके उस समय ओएसडी ऑफिसर ऑन ड्यूटी थे जिनका नाम था NK सिंह। ये NK सिंह जाकर 2014 से देखिए, विकिपीडिया पर सर्च कीजिए कि ये बीजेपी का नेता भी रहा है राज्यसभा में। और यह NK सिंह उस समय यूएसडी ऑफिसर ऑन ड्यूटी थे अटल बिहारी वाजपेयी के। और इनकी जो सिस्टर थी, इनके सिस्टर का नाम था सोनिया सिंह, और सोनिया सिंह का ही हस्बैंड था जिसका नाम था SS तोमर, जो नेपाल में इंडियन एम्बेसी थी उसमें वो पोस्टेड थे। और उन्हीं को यूबी सिंह ने बताया था कि ऐसे ऐसे मीटिंग हो रही है, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ आ रहा है, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। और जो IC-814 की हाईजैकिंग हुई थी उसी में SS तोमर सीट नंबर C60C पर भी बैठा हुआ था। तो NK सिंह को लगता है कि अगर मैं वाजपेयी जी को इन्फॉर्म करता हूँ कि ये IC-814 हाईजैक होगी और अभी हमारे ही क्षेत्र में है और अमृतसर में है, तो अगर ये एक्शन होता है तो आतंकवादी क्या कर सकते हैं कि कहीं SS तोमर को मार ना दे। तो इसके लिए अपने फैमिली इंटरेस्ट के लिए ये खबर वाजपेयी जी को NK सिंह नहीं बताते हैं। उसके बाद इस प्लेन को लेकर जाना था लाहौर, लेकिन लाहौर पर होता क्या है कि जो पाकिस्तानी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले होते हैं वो मना कर देते हैं कि आप यहाँ पर लैंड ना कीजिए, क्योंकि पहले से पता था कि हाईजैक हुआ है, हाईजैक तो खुद पाकिस्तानियों ने कराया था। लेकिन उसके बाद पायलट आता है क्योंकि उस समय फीलिंग अमृतसर में हो ही नहीं रहती है, तो वो एक सड़क दिखाई देता है, वो सड़क पर ही उतारना चाहता है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं, लाइट सारे ऑफ कर देते हैं। फिर ये प्लेन जाती है दुबई, और दुबई के बाद ये काठमांडू आती है, कंधार आती है। कंधार में उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की रिजिम थी, मुल्ला उमर की जो उस समय सरकार थी। तो उस समय जो तालिबान के विदेश मंत्री थे जिनका नाम था मुल्ला मुक्तवी, उनको धमकाया जाता है ISI के द्वारा कि ये प्लेन आपको कंधार में लैंड कराना होगा, अगर आप नहीं कराते तो जितने भी आपके रिलेटिव पाकिस्तान में हो सबको मार दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, तालिबान के इस पूरे एपिसोड में कोई रोल नहीं था, लेकिन जब ISI ने धमकाया तालिबान को तो मजबूरी तालिबान की थी कि उस समय वो लैंड हुआ, हाईजैक हुआ, जो प्लेन IC-814 उनको लैंड कराया जाता है कंधार में। और उसके बाद भारत से नेगोशिएशन चलती है तालिबान के तरफ से, जो पीछे ये साइड कि आप जो भारतीय जेल में मसूद अजहर, अमजद बेलार, अशरफ डार, नसरुल्ला मंसूर लांगरिया और साजिद अफगानी बंद उनको छोड़िए, तभी आपको पैसेंजर मिलेंगे। और इस पर दबाव बनाने के लिए उस समय एक पैसेंजर था जिसका नाम था रूबिन कटियार, उनको भी मार दिया जाता है। हर अंत में भारतीय जो एजेंसी थी उस समय अजीत डोभाल भी एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ थे, उसमें टिप्पणी में नहीं जाना चाहता हूँ। भारत सरकार ने मजबूर होकर उस समय किया क्या कि जितने भी ये लोग बंद थे, मसूद अजहर, अशरफ डार, अमजद बेलार, नसरुल मंसूर लंगरियार और साजिद अफगानी सबको छोड़ा जाता है और भारतीय पैसेंजर वापस आते हैं। दोस्तों, ये जो NK सिंह था, अगर उस समय कदम उठा दिया होता कि वाजपेयी जी को खबर दे दिया होता जो IC-814 जो हाईजैक होकर अमृतसर में रुकी थी, तो उस समय से बहुत सारी घटना को रोका जा सकता था और ये जो जितने भी जेल में बंद थे आतंकवादी, इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। यही जब छोड़ने के बाद ये जो मसूद अजहर था 1999 में जब छोड़ा गया भारतीय जेल में, जो हमारे ही कंट्रोल में था, या 2000 में जाकर जैसे मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और फिर 2001 में हमारे पार्लियामेंट पर अटैक करता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट है, आप पर्सनल इंटरेस्ट जब बात करते हैं तो कितना देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होता है। आई होप आपको पूरे वीडियो समझ में आया होगा। यही कहानी है IC-814 की हाईजैकिंग की। धन्यवाद।